क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े रहे, तो ये हम सब लोग इस बात की उत्सुकता हमारे मन में है कि आपके समय में जब आपने पंचूड़ी के गांव में कक्षा 4 तक पढ़ा, फिर आप बजेठी आए, फिर आपने पिताजी के साथ कई जगह आपने शिक्षा प्राप्त की, तो तब का जो बचपन का आपका जो जीवन था, तो थोड़ी सी उत्सुकता है कि आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि तब वो बचपन के आपके क्या अनुभव रहे पढ़ाई के दिनों में, तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों को। मैं उस काल में पैदा हुआ जबकि दूसरी विश्व युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था। अंग्रेजों का शासन था। अब गांव में लोग रहते थे, सीधे साधे, गरीबी उस जमाने में बहुत हुआ करती थी। स्कूल पढ़ने का जहाँ तक सवाल था, कई कई किलोमीटर की दूरी के बीच, घेरों के बीच में एक स्कूल हुआ करता था, एक प्राइमरी स्कूल। अब पिथौरागढ़ के इसी स्टोर वैली के अंदर केवल तिलदुकुरी का एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। बाद में कुछ वर्षों के बाद सुगौली का और इधर शायद सासिलिंग का स्कूल, पहले बजेठी का खुला था या सुगौली? ये तो 1902 में बजेठी का बताते हैं। बजेठी में प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ। अच्छा। तिलदुकुरी में प्राइमरी स्कूल हुआ, जिसमें सासिलिंग का लड़का भी आकर के पढ़ने को आता था, भड़कटिया का लड़का भी पढ़ता है उसको आता था, आड़गांव सिलिंग से भी लड़का आता था, और यहाँ पौड़ पबजो वगैरह के इलाके से और उधर गोरन चौड़ की तरफ से भी आते थे। जिन्हें जिन्हें स्कूल हुआ करते थे उस समय जब मैं प्राइमरी में था। वैसे मैं इसमें एक बात और हुआ करती थी कि जब कोई बच्चा, उसका गार्जियन उस बच्चे को स्कूल में भर्ती करने के लिए प्राइमरी में ले जाता था, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ एक मुख्य अंकन होता है। तो उसमें वही होता था कि माँ बाप को भी मालूम नहीं है कब कौन सी तारीख को पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, क्या हुआ। तो जो प्राइमरी के वहाँ साहब होते थे, पंडित जी, उन्हें लोग पंडित जी कहते थे। तो पंडित जी को उन्होंने देखा कि बच्चे का कैसा है, शरीर से कैसा है, अगर वो है तो उसको ज़्यादा लिख दी जाएगी, और दुबला पतला है तो उसकी उम्र कम लिख दी जाएगी। अब पता नहीं क्या मेरी जन्म तिथि इसी क्रम में, क्योंकि न कहीं से रिकॉर्डेड जन्म तिथि कहीं से नहीं मांगी जाती थी। आजकल तो कहते हैं सीधे अस्पताल से जहाँ बच्चा पैदा हुआ है वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। तो उन दिनों कुछ नहीं होता था। तो मेरी जन्म तिथि जो फिर उसमें कुंडली के हिसाब से मैंने निकाला, कैलकुलेट किया, तो वो निकली थी 25 गते मंगसेर, या कुछ दिनों के बाद आने वाला मंगसेर। 25 गते मंगसेर का तिथि निकली थी। और लेकिन मेरे सर्टिफिकेट में जून 1935 लिखी ये रही है। तो ये तो जन्म तिथि का उस समय का जिसकी जितनी मर्जी आई उतना लिख दिया जाता था। तो ये उसमें है। उसी तरह से अब पढ़ाई का जो जहाँ तक सवाल है, दूर दूर से बच्चे आते थे। तो दूर दूर से आने का मतलब होता था कि वो अगर उसके अंदर कुछ जान है, स्टेमिना है, तभी तो दूर से आ करके पढ़े नहीं पढ़े। सासिलिंग से दौड़ आता है, और तिलदुकुरी में प्राइमरी का अगर छोटा बच्चा आज के छोटे बच्चे को देखिए, आज सीखेगा क्या? संभव नहीं है ना। तो उसमें इस तरीके से एडमिशन हुआ करते थे। अब दूसरा क्या था कि प्राइमरी के जो अध्यापक प्रधानाचार्य हुआ करते थे, उनको ये अधिकार भी था कि वो किसी बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार डबल प्रमोशन में दे सकते थे। अगर उन्होंने देखा
कक्षा अ, ब, 1, 2, 3, 4 ये 6 कक्षाएं होती थी प्राइमरी में। तो इन 6 कक्षाओं को पार करने में किसी को तो 6 वर्ष लगेंगे और कोई 3 वर्ष में ही पार कर देते। डबल प्रमोशन किया गया वो क्योंकि उसका डबल प्रमोशन मिल जाएगा अगर वो अपनी योग्यता प्रदर्शित कर देता है। तो ये इस तरीके तो से उन्हें तो काफ़ी मतलब आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी, बहुत जैसा आप बता रहे थे दूरी होती थी। तो उस समय जैसे आपने इतनी दूर दूर आकर के पढ़ा, तो उन दिनों के बारे में, उन दिनों क्या सब बच्चे पढ़ने जाते थे या ड्रॉप आउट, जिसको आजकल ड्रॉप आउट शब्द कहते हैं, छूट जाते थे, या माँ बाप का क्या भूमिका रहती थी? आपके पिताजी तो इस शिक्षक रहे ना। मैं ये बता दूं कि लड़कियां तो कोई विद्यालय जाती ही नहीं थी। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि लड़की कोई भी विद्यालय में जाए। लड़कों में भी बहुत से जो गिने चुने लोग जरा जागरूक जिनको कह सकते हैं वो होते थे, वो अपना स्कूल भेज देते थे। इतना कहते थे कि जैसे जैसे चलो स्कूल में जाके अपने दस्तखत करना तो सीखेगा, वह उतना दस्तखत करना अगर लड़के को आ गया तो वो साक्षर हो गया। और ज़्यादा उन्हीं घरेलू काम ज़्यादा हुआ करते थे, उन्हीं के ऊपर बच्चों को। आपके तो पिताजी शिक्षक रहे, तो माता पिताजी का भी इसमें योगदान रहा होगा कि भाई उन्होंने आपको स्कूल भेजा, अपने साथ ले गए। अब वो हमारे गांव की स्थिति कुछ इस प्रकार की रही है कि हर पीढ़ी में 2-2, 3-3 एक अध्यापक रहे और उसी क्रम को हम आज भी निभा रहे हैं। खुद मेरा लड़का भी अध्यापक है, मेरी भतीजी अध्यापक है, अध्यापिका है, और ये आज भी हम उसको निभा रहे हैं। आगे की पीढ़ी भी चली रही है बाकी लोग। तो ये उन दिनों इसी प्रकार से शिक्षा का कोई विशेष वो नहीं होता था। कृषि कार्य में ज़्यादातर लोग लगे रहते थे और गिने चुने फौज में जाते थे। फौज में जाने के लिए भी हर एक को भर्ती नहीं किया जाता था। लंबे चौड़े डील डॉल वाला देखा गया तो अगर ठीक डील डॉल का है तब वही उसको भर्ती किया जाएगा फौज में, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे आपने जो उस कठिनाई का दौर देखा, अब उन दिनों वो कमेटी और पार्टी का प्रचलन हुआ करता था, धीरे धीरे हम लोग ने भी कमेटी पार्टी देखी, आप तो उससे पहले के हैं, और एक लंबी यात्रा रही विद्यालयों की। आज शिक्षा यहाँ पर आके खड़ी होगी, आप एक साक्षी हैं इस 92 सालों में शिक्षा की, कि शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये पूरा बदलाव, समूचा बदलाव आया, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? मतलब प्रोग्रेस के रूप में देखते हैं या किस रूप में? आपकी पढ़ाई जो होती थी तख्ती से शुरू होती थी, उसको तख्ती कहा जाता था, और करीब 1 सेंटीमीटर मोटे तख्ते का 1.5 फीट लंबी और 10 इंच करीब चौड़ी एक पटरी होती, उसमें कागज पोती जाती थी। ये हर बच्चे की ड्यूटी होती थी कि वो सुबह सुबह उठ करके अब सबसे पहले अपनी तख्ती की में पुताई करे। उसके लिए वो चूल्हे की जो रात में जिसने खाना बना हुआ है उन बर्तनों को ले करके उसकी कालिख से वो कालिख लगा करके सूखने के लिए रखेगा। सूख करके वो जब सूख गई तो उसके ऊपर घोटा मारा जाएगा। घोटा वो दवात से मारते थे, कांच की बोतल से गिरता है ताकि वो बिल्कुल चिकना हो जाए। फिर उसमें लाइन पर धागे से कमेल के द्वारा रूल खींचे जाएंगे ताकि उनमें दिखा जाए। विद्यालय में पहुंचने के बाद वो उसमें जब एक बार लिखा गया है तो वहाँ पर भी बहुत से अध्यापकों के ऊपर निर्भर करता था कि वो उसको बच्चों से कहेंगे कि इसको साफ करो के लाओ। उसको साफ करने के लिए हरी घास के पत्ते को हर रोज विद्यालय के चारों तरफ जो हरी घास मिली होगी उसके वो पत्तों को ला करके उससे वो जो काले की सुबह लगाई गई थी जिसमें वो लिखे गए थे उनको मिटाया जाएगा और नए सिरे से फिर लिखाया जाएगा। तो ये
अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। तो प्राइमरी कक्षा 4 तक हुआ करता था। कक्षा 4 के बाद फिर 4 पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमूमन मुश्किल ये होता था, आगे को पढ़ना गिने चुने 100 में 1-2 कहना चाहिए, तो वो पढ़ने के लिए आगे को जाते थे। तो उसके लिए मिडिल स्कूल के वक्त पिथौरागढ़ में था। मेरे ज़माने में जब मैं मिडिल का विद्यार्थी बना तो उस समय एक मिडिल स्कूल DD 8 में, एक आपके DD 8, DD गंगोली 8 और नहीं दो और ये बजेटी में हुआ। इधर के इलाके में बजेटी में हुआ। काली कुमाऊं के इलाके में जो आज चंपावत तहसील है, इसमें केवल खेती खान में था। खेती खान के अलावा कहीं पर कोई भी मिडिल स्कूल नहीं था मेरी जानकारी के अनुसार उस समय में। हाँ, इधर को जरूर DD 8 में और बेरीनाथ भूगोल 8 में है विद्यालय खुल चुके थे, और उधर कांडा में एक विद्यालय। तो वैसे कहा जाता था कि तत्कालीन अल्मोड़ा जिले में, जिसमें कि आज का अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ और चंपा, ये सब मिला हुआ है। तो इसमें केवल 4 या 5 मिडिल स्कूल थे। कांडा, अल्मोड़ा में टाउन स्कूल, पोखर काली में हुआ करता था, और बजेटी में नहीं आएगी तो ये 1904 का स्कूल है, बजेटी का जो मिडिल स्कूल। उससे पहले यहाँ भी कोई हो गया। और यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए खेती खान जाते थे। खेती खान का मिडिल स्कूल सबसे पुराना हुआ यहाँ के इलाकों में। तो वो इस समय अंग्रेजी अमलदारी हुई और शिक्षा का उतना प्रचार नहीं हुआ। गिने चुने लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते थे। मुख्य चीज़ वही हुआ, आर्थिक स्थिति, खेती के ऊपर निर्भर रहना है और 1 रुपया रकम की टैक्स भी देना है, ज़मीन का टैक्स 1 रुपया देना है, तो उस 1 रुपये को जमा करने के लिए 6 महीने साल भर का समय लग जाता था। हर एक आदमी के बस का नहीं था कि वो 1 रुपया जमा कर सके। तो वो जमाने के बाद है जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, मतलब ये तो दूरी की बात थी, जो पढ़ाई का तरीका है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता, टीचर जिस से पढ़ाता था, जिस तरह की किताबें होती थी। आपने भी BSc किया है, BT किया, आप भी शिक्षक रहे, और ये कहाँ पर से आप देखते हैं कि परिवर्तन का काल आया कि जो आज जिसको हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली कह रहे हैं, अब तो NEP 2020 भी आ गया। तो आपको क्या लगता है कि दौर कहाँ से मुड़ा एकदम? क्योंकि आज ये माना जाता है कि जो पुरानी पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी थी, इन डेप्थ पढ़ाई थी, और अब ऐसा लगता है कि नहीं, सेमेस्टर सिस्टम हो गया, बच्चों को कैसे न कैसे परीक्षा पास करा दो, और मतलब जैसे नूडल कल्चर टाइप का आ गया है। तो आपको क्या लगता है वो कौन सा दौर रहा होगा जहाँ से शिक्षा इस ओर बढ़ी, और आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि क्या ये शिक्षा व्यवस्था सही थी या जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी? जैसा कि इतिहास बताता है, वैसे कहा जाए तो अगर हम पिथौरागढ़ के बारे में ही जानकारी लें तो जैसा मैंने अभी कहा कि 1904 में एक मिडिल स्कूल यहाँ खोला। तब तक इतने बड़े इलाके के अंदर विद्यालय का नाम नहीं हुआ, या गिने चुने दर्जा 2 तक के, या कोई एक गिना चुना इतने इलाके में एक प्राइमरी कक्षा 4 तक का हुआ करता था, लेकिन उनमें भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत से लोग जो हैं उस विश्व युद्ध में भर्ती होने के लिए गए, उनको भर्ती किया गया, और वो गए, विदेशों में भी गए। तो उन्होंने विदेशों में देखा, और वही स्थिति आपकी ये वो सन 38 में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके बाद भी आई। तो आज हमारे पिथौरागढ़ का सिपाही जर्मनी में गया, बेल्जियम में गया, इटली में गया, कोई कहीं पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा।
तो उन्होंने वहाँ देखा उस चीज़ को, उन चीज़ों को देख करके वो जब लड़ाई खत्म हो गई, 4 साल थे, साल में खत्म हो गई लड़ाई होने के बाद क्या है, सबसे कहा गया कि अब घर को चल जाओ। आजकल तो डंडा लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं कि हमको पेंशन दो करके, तो उन दिनों पेंशन तो कोई तो वहाँ नहीं। भाई तेरे यहाँ पर ये 15 रुपये जमा हुए हैं, तो ये 15 रुपये पकड़ और घर दे। तो इस प्रकार से तो उस समय की आर्थिक स्थिति है, तो उन्होंने, वो जो लोग थे, उन्होंने देखा कि जर्मनी में ऐसा है, बेल्जियम में ऐसा है, या जापान में ऐसा है, और बर्मा में ऐसा दिखाई देता, फला जगह ऐसा देखा, तो हमको भी कुछ शिक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से लेकर के सन 45, 46 में आपके स्कूल खुलने शुरू हो गए। यही ये पिथौरागढ़ के अंदर ही मुझे याद है, तब तक मैं मिडिल स्कूल में पहुंच गया था। तो ये बजेटी में ही केवल जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था पहले, तो फिर जाके लो एक जो खोला जाएगा कहाँ पीपल कोर्ट में, यहीं पर पीपल कोर्ट में भी जूनियर हाई स्कूल एक खोला। कुछ समय के बाद और लोगों का हल्ला हुआ, बदलता गया, लड़ाई खत्म हो गई तो समाज लोग घर आ गए, तो और ज्यादा जागृति लेकर के आए हो, बड़ी चीजें भी आई, अब कुछ बुराइयां भी आती रहती है, तो वो भी चलती रहती है, चलते रहते। तो आपका मतलब ये है कि जो शिक्षा में परिवर्तन आया, लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति आई, लोगों ने नए स्कूल खोलने की बात की, तो इससे द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग वहाँ गए थे, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वैसे ही वो ले गया लड़ाई के लिए, तो ये उनका भी योगदान है, उनका शिक्षित बहुत बड़ा योगदान है। वो आकर के उन्होंने क्या किया, बहुतों ने, कोई सुबेदार साहब है, कोई लाल सुबेदार साहब है, वरना अब ये कमेटी जैसी बना दी गई, ये कहे कि हम भी स्कूल खोलते हैं, चंदा करेंगे, गांव से चंदा लिया जाएगा। अगर इन स्कूलों के पुराना इतिहास ले लो, पीपल कोर्ट का ही ले लो, ये बड़ा देगा स्कूल ले लो, कुछ वर्षों के बाद आपका 8 गाँव सिलिंग का स्कूल हो गया, इधर को गोरंग चौड़ में स्कूल हो गया, फिर वो आदमी सात सिलिंग में भी मिडिल स्कूल हुआ, तो स्कूल खुलते गए। और फिर उसी क्रम में 47 में भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेज चले गए भारत को छोड़ करके, फिर हमारी अपनी सरकार बन गई, सब कांग्रेस का राज हो गया, तो फिर प्रगति होती गई, सब कुछ बनता गया। आप जो लंबे समय से शिक्षक रहे, प्रधानाचार्य भी रहे, बहुत लंबा शिक्षण अनुभव आपका रहा है, और हम भी जैसे चौधरी जाते हैं, कई लोग जो हैं आपके शिष्य रहे हुए हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी और आप जैसे शिक्षक हुआ करते थे, तब एक शिक्षक की संवेदनशीलता, विद्यालय के प्रति दायित्वबोध और बच्चों के प्रति जो आत्मीयता थी वो, और शिक्षण कि बच्चे को कैसे ही समझ में आ जाए, तो वो संवेदनशीलता देखने को मिलती है। जो आपके जितने भी विद्यार्थी हैं, अभी कई विद्यार्थी मिलते हैं कि वो आपके संस्मरण बताते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं, तो गुरु जी ने एक बार हमको ऐसे मदद की, ऐसे मदद की। अभी आपके मुझे ध्यान आ रहा है कि एक विद्यार्थी हैं आपके, डॉक्टर दया कृष्ण पांडे, वो दिल्ली में इस समय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। तो एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि वो ये छाना गांव से आते थे पैदल, और उनके पास गरीबी बहुत थी, तो वो फीस नहीं दे पा रहे थे। तो फीस न दे पाने के कारण एक स्थिति ऐसी आई कि उनका नाम कटने वाला था। वो जैसे जीआईसी में सीढ़ी से आते तो आपसे टकरा गए। आपने पूछा कि दया कहाँ जा रहा है, तो उसने बड़े रुआसे स्वर में कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मेरी फीस माफ़ नहीं हो सकी। तो आपने खुद मतलब प्रधानाचार्य जी के पास जाके उनसे कहा भाई इसकी तो फीस माफ़ कीजिए, इनकी फ़ीस मैं दूंगा। तो प्रधानाचार्य जी उनकी फ़ीस माफ़ कर दी। तो वो आज भी कहते हैं कि अगर उस दिन हमारे गुरुजी ने वो फीस माफ़ नहीं कराई होती तो मैं जो है आज इतने बड़े पद पढ़ ही नहीं सकता था। तो निश्चित रूप से ये एक संस्मरण है, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से हजारों हजार संस्मरण हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं।
आज के युग में आज की नई शिक्षा व्यवस्था इस तरह की संवेदनशीलता, इस तरह की सेंसिटिविटी, इस तरह का लगाव अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, अब आप लोग कहेंगे कि आत्म प्रशंसा बहुत हो जाती है। मैं उसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने ना आप कहना है, आपके मुंह से तो सुनना है कि मैं 1 साल 9th का 1 साल 10th का क्लास टीचर रहता रहा, ऐसा विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार ये है। तो उसने अब खासकर 9th क्लास में जब बच्चे आएंगे तो बहुत से बच्चे तो जो 8वीं पास करके आए हैं निरय विद्यालय से, वो तो उनको तो छोड़िए, उनको नीचे से एक लाइन पे चले आए। अब जूनियर हाई स्कूल पास करके बहुत से लड़के आएंगे, एडमिशन लेंगे। एडमिशन के मामले में भी वही दिक्कतें हुआ करती थी। अब उसमें क्या हुआ, ये पहले एडमिशन हो गया, फीस किसी तरीके से उसका बाप ने दे दी पहले जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने में फिर फीस माफ का फॉर्म मांगा गया। एक सामान्य प्रक्रिया हुई, 106, 7, 8, 9, 10 पैरा के अंदर किस पैरा में कौन आएगा, इसमें उसको माफ करेंगे। अब इसमें कुछ नियमावली हुई, तो इसी सिलसिला में आपको एक बताऊँ आपको कि मेरा ख्याल है नरेंद्र पांडे जी थे लाना चाहिए। जब उस समय वो आए मेरी क्लास के, मैं आप कैलकुलेट करके देता था कि हर एक बच्चे की स्थिति देख करके कि वही कितनी फीस दे सकता है, नहीं दे सकता है, जो भी है मैंने अपना वो बना करके दिया। तो 1-2 लड़कों के उसमें प्रिंसिपल साहब ने वो काट दिए, उनके फीस माफी मैंने लिखा था कि आधी माफ हो, तो उन्होंने वो काट करके नहीं कैंसिल कर दिया है। आपको जब लिस्ट निकली तो उसका वो नहीं आया। ज़रा सा कुछ मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँची, यही कहना है। मैं सीधे गया प्रिंसिपल साहब के पास, मैंने कहा सर आपने इस बच्चे की फीस लगा जो 6, 7 में 8 में नीचे से आ रहा है, इसकी फीस ऐसी हुई तो आपने क्यों लगाया, क्या है? मैंने कहा मैं उस बच्चे को अच्छी से जानता हूँ, उसके फाइनेंशियल कंडीशन भी जानता हूँ। वो 6 से लेकर के फ्री हो करके ऊपर आया, 9 में आने के बाद उसके बाद की आमदनी बढ़ गई क्या? ये हो गया। पर आई वॉज मिसगाइडेड इन द मैटर, ये शब्द थे पांडे जी के। लेकिन इस समय क्या हो सकता है, मैंने कहा आई वुड पे फ्रॉम माय ओन पॉकेट सर, ये आई वुड हैव टू पे। तो 6 महीने तक तो बच्चों के लिए इतना अटैचमेंट आपके अंदर वास्तव में तो रहना पड़ता था ना प्रिंसिपलों के लिए। आपका और राधा वल्लभ जी का तो वैसे भी बड़ा दबदबा था। खाली 1 मीटर लंबा 20 का डंडा, सिंह शायद उसको लड़के का नाम, ये आपके घ्यू पानी का अभी भी कभी कभी मिलता है, रिटायर्ड हो मिलता है वो। तो कहाँ जब पहले एडमिशन होता है तो उसका वेयर अबाउट्स वगैरह वो शायद वरुण से आया था, कहाँ से आया, जो भी था। कहाँ रहते हो? यूँ पर नहीं रहते। तुम्हारे यहाँ जंगल में बीज होता है, माजा होता है, तो एक बीज का डंडा बना करके लिया। तो वो ले करके आया। वो साहब जब तक मैं GIC में रहा तब तक तो पढ़ा रखा ही रहता था, वो साथ में ही हुआ। अब साथ के बहुत से टीचर ऐसे हुए जो कहते थे यार तुम डंडा है मारना, तो वो डंडा बायोलॉजी लैब में अभी भी रखा है। जब मैं प्रिंसिपल उनके वहाँ गया तो रघु बोरा जी थे ना, तो वो बताते थे कि ये पद्मादत्त जी का डंडा। तो वो डंडा वो अब आप कहने आपने कहा कि यार तुम डंडा लेकर के क्यों चलते हो? डंडा देखना ये तो कॉर्पोरल पनिशमेंट तो जुर्म है। मैं कहा कि मैं तो ये कहता था कि
लड़के को डंडे मारना जुर्म है, दिखाना तो जुर्म नहीं है। दिखाना तो कोई जुर्म नहीं है ना। जब हम डंडा बच्चे को छू ही नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ अब बात तब भी शुरू हो गई थी। अब तो जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि मुंह से डांटने पर भी उसको कॉर्पोरल मान देते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि तब जो डंडे का भय था, गुरु का भय था, वो जिसको लोग कहते हैं ना गुरु का भय, तो भय में आत्मीयता थी। आत्मीयता ऐसा नहीं कि शिक्षकों में आज भी है, बट सरकार ने ऐसा वातावरण बना दिया है कॉर्पोरल पनिशमेंट ना। तो अब क्या है, टीचर डर गया है, प्रिंसिपल डर गया, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। तो आपको क्या लगता है कि वो जो गुरु की आत्मीयता भरा डंडा था, जिसको अब बिल्कुल उसकी व्याख्या अपराध के रूप में, कॉर्पोरल पनिशमेंट के रूप में बड़े बढ़ चढ़ के हो रही, तो वो व्यवस्था के उसमें और आज की व्यवस्था में, जिसका कहीं ऐसा लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कि आज भी कहीं न कहीं पर बच्चे में कोई न कोई भय तो होना चाहिए। माँ बाप भी रिएक्ट करते हैं अब कि नहीं, मेरे बच्चे को क्यों आपने ऐसा कहा, जोर से क्यों बोले। अब डंडा तो छोड़िए, जोर से बोलना भी एक पनिशमेंट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव आ गया ये किस ओर ले जाएगा बच्चों को? अब ये 33 वर्ष हो गए साहब वो उस डंडे को छोड़े हुए। 33 वर्ष हो गए हैं और अब की स्थितियों को देखते हैं तो डंडे का तो नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं, कल्पना ही नहीं की जा सकती, कल्पना ही नहीं कर सकते। और बच्चों के तौर पर केवल अपने घर के बच्चे को ही हम देख सकते हैं। और ये स्वाभाविक होता है कि अपने बच्चा कुछ भी करे, जिद करे, खाली किसी समय आंख दिखा दी, जरा डरा दिया तो डरा दिया। अब तो पेरेंट्स अपना बच्चा भी रिएक्ट करने लग गया है। तो आप अपने बच्चे को, अपना बच्चा तो डरेगा ही नहीं किसी सूरत पर भी नहीं। इसलिए अब वर्तमान में बच्चों की स्थिति है, वर्तमान में गार्जियंस की क्या स्थिति होती है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं, आप क्या देखते हैं, मतलब आगे ये जो भय रहित शिक्षा है, जिसमें मतलब आत्मीयता भरा जो भय था वो खत्म हो रहा, तो बच्चा जो है किस डायरेक्शन को जाएगा? और आदमी का भय नहीं है उसमें, उसको आदर सूचक रूप में आना चाहिए। आज क्यों मानिए जो बच्चे मैंने पढ़ाए हुए हैं ये मुझको कहते हैं गुरुजी क्यों कहते हैं? आप वो सम्मान का भाव अलग है। यही जाने कि उनके अंदर क्या भावना आती है। ये चीज नई पीढ़ी के बच्चों में कैसे होगी, यही बड़ी चुनौती है। अब आपके मन में तो इतना आदर भाव है। अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि मोतीलाल चौधरी जी ने, मतलब आपके गुरु जी ने जो है आपको पढ़ाया सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान, और उसमें ये गधेरा और पब्दियों का गधेरा, भूगोल पढ़ाते समय वो बताया था कि ये किताब आपने दिखाई थी उसके हाँ, जो सॉइल इरोजन हो रहा है, भूमि कटाव हो रहा, तो तब इन्होंने, मतलब दीप चौधरी जी के फादर ने इनको जब पढ़ाया तो भूमि कटाव अभी बता रहे थे आप, तो उन्होंने कहा कि देखो खेत जो है कि लहलहाते खेत है, कैसे इधर से पब्दियों के गधेरे से भी कट रहे हैं, उधर के गधेरे से भी कट रहे हैं। तो तब उन्होंने ये विजुलाइज कर लिया था कि अगर ये दोनों ओर से गधेरे कटते रहे, भूमि कटाव होता रहा, तो ये दोनों एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों गधेरे मिल जाएंगे। जैसे धराली की घटना हुई है वो लगभग वैसे ही यहाँ पर भी था, वैसे ही हो जाएगा। तो तब ऐसे गुरु हुआ करते थे जो इतना ज्यादा विजुलाइज करते थे चीजों को, और तभी आपने आज उनको याद किया। आप मेरे बाद मेरे दादाजी की कक्षा 2 में जब वो पढ़ते थे, कक्षा 2 में उन जो लोगों को जो भूगोल पढ़ाया जाता था तो वो है पूर्वांचल भूगोल नाम से वो किताब मेरे अभी तक तो साबुत है, ये पता नहीं कब तक रह पाएगी क्या नहीं है। तो वो अगर वर्तमान में कहा जाए तो तत्कालीन और आधुनिक उत्तराखंड जो है, आज का उत्तराखंड, और का उस समय क्या भूगोल था वो मेरे उस पुस्तक में है। उसका मैंने लैपटॉप में उसको टाइप करके उसकी अब लिपि उसको जो है एडिट करके एक बार प्रकाशन के प्रयास करेंगे उसको। ठीक।
एक बार तो हो चुकी है अच्छा, शायद एक बार प्रकाशित साल। प्रकाशित कहाँ होगी? नहीं नहीं, नहीं, उसको डिस्क्लाइज किया है, तो डिस्क्लाइज। चलिए उसको प्रकाशित उसका करेंगे। अंशवाल पत्र हुए हम होंगे। हाँ। मैंने देखी होगी तब, उसमें ये है कि यहाँ कितना हाँ, गैयत होता है, हम्म। पिथौरागढ़ में किस ब्लॉक में कितना गैयत होता है और कितना भट्ट होता है, वो सब पढ़ाया जाता है। बहुत सुकुल जी, अभी हाँ उसको प्रकाशन की बात करेंगे। अभी बातें तो आपसे बहुत ज़्यादा करनी है, अभी तो मुख्य विषय पे हम आ ही नहीं पाए हैं। अभी जो एक उत्सुकता मेरे मन में भी रहती है, सबके मन में रहती है कि आप सन 33 की आपकी पैदाइश है, देश हुआ सन 47 में आ जाए। यदि आप उस पीरियड को देखें तो आप उसकी उम्र उस समय 13, 14, 15 साल के आसपास रही होगी। हाँ। आपने द्वितीय विश्व युद्ध भी विटनेस है आप उसके। तो ये 12-13 साल लड़के की वर्ष की उम्र के एक बच्चे के मन में गुलामी की क्या तस्वीर है, आज़ादी के क्या दृश्य है और वर्ल्ड वार का क्या सीन, मतलब कुछ आपकी बचपन की स्मृतियाँ हों तो थोड़ा। क्योंकि हमने तो गुलामी देखी नहीं, हम तो आज़ाद देश में पैदा हुए, हमें वो एहसास ही नहीं। आपको कम से वो एहसास तो होगा कि उस उम्र में क्या क्या देश की स्थिति होती हुई ये देश गुलाम था। अब वो तो ये था कि गुलामी में अंग्रेजी मदारी हुई, अंग्रेजी शासन चलता था। अब हम छोटे बच्चे थे, हमें ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं होगी। सिर्फ ये है कि गांव में वो चपरासी आएगा, चपरासी आएगा, चपरासी आएगा, उन लोग पर जो आदत खाते तो हो जाएंगे, उन्होंने कमा गया थे, उन्होंने समझ लगी था गला भी गया। अब कहते आया चपरासी क्या आया वो गए। और पटवार जी जब आएगा फिर तो गजब का वजन देते। पहले ही हमारे गाँव में उर्दू को कहता है कि पढ़ी लिखी ना वगैरह मिल गए और पढ़े लगा कुछ पकड़े तो अगर नाना खोले तो नाना पकड़े ले मास्टर नाना नानी ने पढ़ाई कर छात्र होला और जब 15 अगस्त में सारे देश आजाद हो कस उत्सव हो दिन वो उत्सुकता जान 15 अगस्त का संबंध नहीं बाद में वो मई जून होता है, अप्रैल मई कुछ यही थे। यह खबर है आओ कांग्रेस प्रधान में गिनी चुनी ना कांग्रेस ही जाए गिनी चुना कांग्रेस से खबर आया हो कि आईएनए का आजाद हिंद फौज बटे छूटन नहीं सिपाही और यहाँ के बहुत आजाद सब छूट आ रहे। सबसे पहले कौन आ रहे? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह आ रहे, अलमर बड़े जाने आदि मोहन में तो उनके उसका स्वागत करना। तो कांग्रेस जो कांग्रेसी पिथौरागढ़ में कांग्रेस अपने को कांग्रेसी कहते थे, उन्होंने आपस में सलाह मशविरा करके कि मोहन सिंह जी का स्वागत करेंगे। अच्छा। एक जुलूस तक वो बनाया क्योंकि मई का शायद महीना होगा तो मई उन दिनों मॉर्निंग स्कूल हुआ 12 बजे छुट्टी होती थी, घर आ गए। शेरा गांव में हमारा शेरा हुआ तो मालूम पड़ा कि 2 बजे मोहन सिंह जी का स्वागत करने के लिए जुलूस चंद्राग जाएगा। तो ढोल नगाड़े बजाते हुए यहाँ से सीधे चंद्राग पहुँचे तो वहाँ थोड़ी देर में मोहन सिंह जी पहुँच गए घोड़े पर घोड़े में और खाकी रंग की जेब है, यहाँ भी जेब यहाँ भी जेब और वैसे लेकर के घोड़े में बैठ के आए। तो वहाँ पर भारत माता की जय, हमको पता नहीं क्या क्या की जय हुई, हमारा काम तो जय कह दीजिए का है। और ऐसा क्या बताते हैं कि देव सिंह मैदान जो है इस जगह पर जब जश्न मनाया गया था उसके बाद उनको लाए जो जी सुभाष चौक को हाँ, सुभाष चौक में ऐसे ढाल हुआ ऊपर खाबर ढाल, तो उसमें घास वास उनकी रहने वाली हुई और नजदीक में मकान भी नहीं हुए, उधर काफी खुली जगह हुई। तो वो जो उतनी जगह उसमें आदमी बैठे हुए और उन्होंने
नीचे साइड को सीढ़ियों, जो नई बाजार की सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर वहाँ हमारे उनका मंच बना रखा था। तो मोहन सिंह जी आए, उससे पहले जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, सभापति चुने गए, अमकना टिमकना जो भी रहा। अब हम तो क्या जाने, हमारी तरफ से तो 7वीं 8वीं के लड़के हमारी तरफ से तो 12 बात आ गई, हमने जय कह देना है। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे ये बात से सुन करके। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता एक था चीज़ पूछनी थी सर इनसे। अब आपको अभी मैं याद आ रही ना सर, ये क्या उन दिनों ब्रिटिश पीरियड में हंटर मास्टर भी हुआ करते थे विद्यालयों में, ऐसा पिटा है पीटीआई गेम्स टीचर को? इस टाइप का कोई नहीं। अच्छा, तो जैसे काफ़ी बातें आपके विद्यार्थी जीवन से, शिक्षण से हो गई, थोड़ी सी मेरी ये उत्सुकता है कि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, आप भी जीव विज्ञान के रहे, विषय हम लोगों का एक ही है। क्या ऐसी बात रही कि आप विज्ञान के विद्यार्थी होते, हम मेडक का डिसेक्शन सिखाने वाले व्यक्ति, और ये सारी चीज़ें जो हैं पेड़ों के बारे में बताना, डिसेक्शन करना, मेडक के पार्ट्स बताना, और कहाँ आप इतिहास की ओर चले गए, कहाँ आप संस्कृति में चले गए, कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिली कि आप इस दिशा की ओर चले गए और चले चले डूब गए? अब इसके संबंध में तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मैं कैसे क्या होगा। अभी क्या प्रेरणा रही है? नहीं, जो भी है बचपन से एक मेरी रुचि लोक कला के ऊपर, मतलब लोक गीत वगैरह। भले मैं गायक नहीं हुआ, न मैं रचयिता हुआ, लेकिन सुनने का शौक हुआ, और उससे जैसा मैं दूर दूर तक भी कभी कभी निकल ही जाता था। खजोड़ा लगे है तो जा रहे हैं, थोड़ा झोला सांस्कृतिक वगैरह हो गए। तो इस तरीके से इस लोग के ऊपर ज़्यादा रुचि होती गई। अब जब बाद में थोड़ा अकल आ गई कहना चाहिए, तो ये अब ऐसी बात होती रही। तो अभी हाल ही की बात तो है, 86-87 में भैया कुछ पहले ताराचंद त्रिपाठी अध्यापक हुआ करते हिंदी में, उनको सम्मानित किया गया इससे पहले। तो ये ताराचंद त्रिपाठी हिंदी के लेक्चरर बन के यहाँ जीआईसी में थे, जीआईसी में आए। तो इनसे अब जब कभी ऐसी बात होने वाली हुई, तो उनने कहा कि यार पता तुम दिखते क्यों नहीं हो, यही शब्द हुआ, दिखते क्यों नहीं हो। मैंने कहा यार मैं विज्ञान का विद्यार्थी, दिखना तो मुझे आता ही नहीं है, जो बस लंबी बात को छोटे रूप में दिख रहा हूँ, ऐसे मैंने कहा मैं तो ऐसा वाला हूँ, और साहित्य में इधर उधर में आप जितना विस्तार दे सको उतना देना पड़ता है। बोले कि जो साथ हमको आता है वैसा देने। तो मेरा पहला लेख वो पत्रिका निकली थी, याद होगी आपको? जी है मेरे पास। हाँ, तो उसमें हुआ, और उसके बाद फिर कल्याण जी यहाँ पर ये शुरुआत यहीं पर करी थी। तो इन्होंने तो इनके यहाँ कोई या चलो आठों के बारे में क्या है कुछ भी करते थे, धीरे धीरे बाद में हो गए करते करते ये कुछ होने का ये पहले ये गाना हुआ इसका उत्तराखंड ज्योति में भी आपके आलेख छपे थे, शुरू में पहला आलेख था उत्तराखंड ज्योति में नहीं छपे, फिर किताब छापी इसमें ये गाना वो ये तेंदुलकरी ने कौन गए संस्था हेमराज बिष्ट की जो संस्था है, उसने कहा कि मैं छाप देता हूँ तो उसने किताब छापी वो के ऊपर। तो आप जो है विज्ञान के क्षेत्र से अब तो क्या है, ये तो सिंपल भाषा है।
बाजा इसमें कोई वो तो सवाल फिर ही आप नहीं जो है। है इतिहास की ओर भी आप मुझसे अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि जब कभी भी मैंने देखा इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, जहाँ जहाँ गोष्ठी होती है, जहाँ जहाँ चर्चा होती है, जब भी इतिहास की बात आती है पिथौरागढ़ की, मुझे आज तक कभी एक नुक्ता देखने को नहीं मिली। हर एक के बयान अलग अलग है कि भाई कतीर वंश था, फिर जुवाती मल्ल आए, फिर कहते नाम ये चंद आए, फिर गोरखा आए ना। तो एक इतिहास में चला आता है कि 1815 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका साम्राज्य फैल गया, ये सब बात है। तो ये फिर ये आपको मतलब मैं थोड़ा मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि जो पिथौरागढ़ का नाम पड़ा, इस किले के नाम को कोई पृथ्वीगढ़ कहता है, कोई किसी नाम से जोड़ता है। जब इसको लाउडन फोर्ट, जिसको लंदन फोर्ट कहा गया, इसके बारे में बात है कि कई सालों तक छूटा रहा, महारानी विक्टोरिया के टाइम पर फिर ये रिनोवेट किया गया। आपका भी बीच में कोई दूसरा स्टेट, तो एक बार मैं ऑथेंटिक रूप से, क्योंकि अभी आप हमारे ओर से पिथौरागढ़ के इतिहास में, इतिहास को के रूप में आपका क्या एक स्थापित वक्तव्य है कि पिथौरागढ़ का नाम कैसे पड़ा होगा? बजीर जी ने जब शहर में एडमिशन लिया, शेरा गांव में रहते, पिताजी अध्यापक हुए, बजेटी मिडिल स्कूल में आ गए थे, और मेरे बड़े भाई साहब शायद 6-7 के हाई स्कूल साथ में पढ़ते थे। तो हम तीनों बाप बेटे यहाँ रहते थे शेरा गांव में। शेरा गांव में राम सिंह एक हुआ करता था, उसका एक लड़का इंद्र सिंह था, वो मेरा क्लास फेलो हुआ। बाद में वो सप्लाई विभाग में क्लर्क बना, बाद में जल्दी तो अब वो उसका इंद्र सिंह का दादा जो, उसकी आंखें बंद हो गई थी। तो अब रात के समय इंद्र सिंह हमारे साथ ही सोने वाला भी वहीं उसी को, तो खाने के लिए रोटी ले करके बुढ़ा तो अपने नाती के रोटी ले करके वहाँ आता था। तो यदा कदा उल्टी सीधी बातें जिज्ञासा होती, कभी कभी जिक्र निकल गया तो बुढ़ा जो है 84-50 यानी 74-75 साल के उस उम्र का, तो उन्होंने बुबू के फलाने का सीधो जो पिथौरागढ़ के ही कौन है आगे जिज्ञासा हुई है, तब अब वो बुरा कसन दो, मेरे कसन को ना दे दो, बुढ़ा जो बात इस गयो कोई उल्टी सीधी बात कर दिया, उन्हें कोई बात याद नहीं, कोई नहीं रहा, वो तो बस पता की बात विजन दे नहीं। तो अब जो पिथौरागढ़ वाला छोरी वो सब बुढ़ाई गए, चिमचा नौला, चिमचा क्यों नहीं बोलते, उसका नाम क्या है, चिमचा क्यों कहा जाता है? चिमचा का नौला कहते हैं। नौला यहीं पर अभी भी यही है, पानी सप्लाई कर दिया रहा है नहीं। तो अब उसको चिमचा का मतलब तो ये है कि चिमची कचा अंगाल हल्ले बिल्कुल कचा की आड़ हल्ली नो उसे चिमचियों को जाना है। तो शायद किला को कैसे खड़कोट क्या अब ये तो साहित्य वाला लोग बात विच्छेदन कर रहा है। अब बुरा कौन में हो जैसे बोल कोशिश की ना कि वो वहाँ पिथौरागढ़ गाँव के लिए पितरपुरी बैठे यहाँ नाम पिथौरागढ़ हो गया। पिथौरागढ़ माने पिथौरागढ़ तुम्हारे लिए होना हमारे गाँव में हमने शहर कुड़ छू शहर में शहर लोग ने कुड़ी गए हो क्योंकि शहर कुड़ है वो पिथौरागढ़ कही है बड़ा नाम हो फर्क दो यानी पितर नाम रे पितर कुड़ी है और रोड है ना वो रोड माने नाम है देखना बार मैंने भ्रांति से कोई पिथौरागढ़ कुनन कोई पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ क्या मतलब आता है? पिथौरा का मतलब क्या है? अगर सवाल पूछा जाए तो जैसे यस कुनान की जो टीबी हॉस्पिटल यहाँ बढ़ है तो टीबी हॉस्पिटल में बिल्डिंग जो सरकार बिल्डिंग पहल बिल्डिंग बढ़ तो पहल जो संगमरमर पत्थर लागो उद्घाटन है
तो ये संतोष चंद जी वकील साहब बतौर जी वो फोटो ने उन्होंने मैं क्या दिखे कि वो मैं जो छू पिठौरगढ़ लिख रहा हूँ 6 लोग चिकित्सालय पिठौरगढ़। तो वो कुछ ही कि ये मूल नाम जो कहीं खुदी भी छू सरकार तरफ बटी वो पिठौरगढ़ छू न पिठौरागढ़ पिठौरगढ़। अब ये भ्रांति काबटी भ्रमण की कोई पिठौरगढ़ को पिठौरगढ़ अंग्रेजी में तो एक क्या छू 46 56 57 सन तक पुराना रिकॉर्ड तुम देखा जब से डाक आ रहा हूँ सब में पिठौरागढ़ लिखेगा हूँ पिठौरागढ़ ठो 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 56 57 तक धीरे धीरे 56 57 बार ठो बनाना शुरू कर से और 60 में तुम नए जिला बने तो पूर्णतया ठो हो गयो और ठो हो गयो तो मेरे गुना अनुसार था मैं तो जो मुझे वो ठो जो है जो ठो से ना पहले वो ठो से तुम ले क्या मैं बदल दिए ठो में ठो में अंग्रेजी कर नहीं अंग्रेजी में टीएच पहले ले दियो आज के दे ये जमाने में ठो लेके मेरे मानना चाहिए कि जैसे आपको 56 57 में बात पहुंचा सन 60 में जब जिला अलग हुई अमरावती तो ये जो गजट नोटिफिकेशन हुई भारत सरकार बैठी जो गजट बन छे उमें पहली बार PITHORAGERS लिखी तो मेरे ख्याल है जब अंग्रेज में TH आयो तो भी बात उच्चारण कह रहे पिठौरगढ़ कह रहे पिठौरगढ़ धीरे धीरे वो पिठौर मतलब ये उच्चारण में अंतर यहाँ बैठी आज TH स्पेलिंग है बैठी पुराना उन्हें देखना है तो 56 57 सलेब हुआ पहले पिठौरगढ़ 1900 सर थोड़ा सा करना चाहता हूँ 1900 से 1910 तक की आप रेस्क्यूम को लीजिए ना सर तो उसमें ठो लिखा हुआ है ठो ही है वही रिकॉर्ड सर रिकॉर्ड में 1865 सन की छपी हुई पुस्तक मेरे पास है अगर उसको आप देखना चाहें तो वो उपलब्ध हो सकती है तो उसका विवेचन उसका देख लीजिए वगैरह सब चीज उसमें से देख लीजिए कि ठो को ठो क्या लिखा हुआ है देख लीजिए उसमें तो वही है। अब 65 किताब छपी हुई है 65 सन की तारा दत्त कोई है डिप्टी साहिब से उनकी लिखी हुई वो किताब है तो मैंने उसको अब ये हर गांव की यानी पट्टी की इस पट्टी से इतना रकम आती थी इस पट्टी से इतना पैसा आता था करके वो पूरा डिटेल उसके अंदर लिखा हुआ है तो मैंने कहा कि अब खाली क्या बैठा रहता है तो इसको टाइप कर दिया दोबारा तो मैंने अपने लैपटॉप में बच्चों ने लैपटॉप खरीद लिया तो मैंने भी सीखना शुरू किया अब तो भूल गया तो उसमें मैंने अब उस समय का क्या था रुपया आना पाई फलाने गांव का इतना रुपया इतना आना इतना पाई आप कैसे लिखेंगे 2 रुपया 5 आना 6 पाई लिखिए आप उसमें फिगर में लिखे पुराने लोग तो लिख देंगे ठीक है 2 रुपया 5 आना 4 पाई लिखना है तो अब उसी ढंग से तो तब मैंने क्या किया है कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है उसको दूसरी टेबल बनाई गांव फलाना एक रकम इतना 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 वाला जो है उसमें दूसरा टेबल क्या बनाया कि आज के उसमें क्या कहेंगे मोटा मोटा हिसाब। चलिए आपकी इस उम्र में भी इतनी बड़ी जिज्ञासा है कि इतना करने के लिए आपने कंप्यूटर सीखा और इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी देखना चाहे तो मेरे पास आके देख नहीं तो बहुत बड़ी हिसाब है जो कुछ भी है। अभी ये तो सबके लिए प्रेरणा की बात है कि जिज्ञासा देखिए उम्र के आगे जिज्ञासा है तो फिर उम्र के आगे नहीं हो सकती। एक जो बात थोड़ी सी मैं कहना चाहता कि जो अभी ये सरकार की ओर से बड़े मानसखंड केदारखंड का बड़ा हमला है और मानसखंड केदारखंड कोई नई बात नहीं है स्कंद पुराण में इसका वर्णन है ही। एक जो एक कन्फ्यूजन रहता है कि जो स्कंद पुराण में लिखा गया ना
कि नंद पर्वत प्रारंभ में यावत काकगिरी सम्यता, यानी कि नंदा देवी पर्वत से शुरू होके काकगिरी पर्वत तक की ये मानस की सीमा है, जिसमें पिथौरागढ़ आता है, पिथौरागढ़ भी इसमें आता है। तो नंदा देवी पर्वत की बात तो मैं भी समझ पा रहा हूँ। ये काकगिरी पर्वत जो इसके बाउंड्री लाइन दी, ये कौन सा पर्वत है, कहाँ तक आपको लगता है कि मानस खंड के आधार पर इसकी सीमा? अब ये इसके लिए ये है ना, आपके मानस खंड के यहाँ के बारे में क्या होता है, वो हुआ मिलवा किताब है। हाँ, ये कि उस पर है 24वें ये स्कंद पुराण ना, मानस खंड के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक, 24वें अध्याय का पहला तो आपको तो ये है। तो इसमें लिखा है, अब मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि इतना मानस खंड को लेके बात हो रही है, और इसमें ये काकगिरी पर्वत जो सीमा बताई है ना, नंदा देवी पर्वत तो सबको पता है, तो ये कहीं पर कोई जानकारी है आपको? मेरे नोट में भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है काकगिरी वगैरह वाला ना, अब भूल भाल गया, मुझे इतना याद तो रहा नहीं। एक जिज्ञासा जो थोड़ा सा लोगों की ओर से है कि पिथौर के बारे में ही कहा जाता है, मानस खंड में इसका जिक्र है, वो ये चीज एक मिनट जरा शांत हो जाएगी। मानस खंड में इस बात का जिक्र है कि जब पांडव लोग यहाँ से स्वर्गारोहण को गए, तो अंजुली नामक स्थान पर किरातों ने उनको स्वर्ण पिपीलिका भेंट की। इतिहासकारों का ये मानना है, मैंने पढ़ा कि जो अंजुली नामक स्थान था जहाँ पर स्वर्ण पिपीलिका उनको भेंट की गई, वो स्थान वर्तमान का एचोली, उसको पहले अंजुली नाम था, उसका एचोली। आपको इस बारे में कोई ऐसी जानकारी है? कुछ नहीं है, लेकिन ये इस बात का लोग जोड़ते हैं इस बात। इसमें ये है ना, वो जो स्कंद पुराण का जो दृष्टांत दिया जाता है, मेरे को संस्कृत में भी है और उसका हिंदी अनुवाद भी है। उस प्रकार मेरे पास कुछ है जो इनके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। गुरु जी, आपका जो है समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ कि आपका लोक पर फोक पर बहुत काम है, तो चाहे वो फिर लोक देवता हों, लोकोत्सव हों या लोक पर्व हों, इस पर आपने 9 किताबें लिखी है, उसमें कुमाऊँ पर लिखी, पिथौरागढ़ पर लिखी, कुमाऊँ के देवता लिखी, लोकमंत्र जागर पर लिखी, सोर पर लिखी। तो जो आपने लोक पर्वों पर किताब लिखी, आपने जो है एक मैं देखा कि आपकी मैंने पुस्तक पढ़ी, तो आपका जो उसमें अपना वर्जन है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा तार्किक लगा कि जो यहाँ के पर्व हैं आपने उनको सौर मास और चंद्र मास के आधार पर विभाजित किया है, कि जो सौर मास में आयोजित होने वाले पर्व हैं उसमें संक्रांति को महत्वपूर्ण माना जाता है, और चंद्र मास के पर्व हैं उसमें प्रतिपदा से अमावस्या तक के जो पड़ते हैं। उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मेरे को उसमें नई मिली कि आप मुझे उसमें नई चीज़ निकाल के दी कि जो चंद्र मास के पर्व हैं, यानी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक के जो पर्व आयोजित कर रहे हैं, तो आपने देखा कि सौर मास के पर्वों में जो यजमान है वह अपना पूजा पाठ जो है वो खुद करने में खुद करता है, जबकि चंद्रमास के पर्व में उसको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। फिर आपने दिखाया कि उस समय तत्कालीन समाज में इस तरह के ब्राह्मण उपलब्ध नहीं, कम थे, तो बात को चूंकि पर्व बहुत आयोजित किया जाए तो बाहर से आर्य लोगों में से ब्राह्मण आए, और धीरे धीरे समाज ब्राह्मणों के आर्यों के हिसाब से विभिन्नता की ओर बढ़ता गया। तो ये तर्क मुझे इस बार बड़ा अच्छा लगा और नया भी लगा। थोड़ा सा संक्षेप में 2 शब्द इस बारे में जानेंगे। इसके बारे में तो मुझे ये मेरा मानना तो ये है कि हमारे उत्तराखंड के गए, उत्तराखंड के मूल निवासियों का जो वर्ष चलता था वो आपका और वर्ष सूर्य से ही था, चंद्रमा के बारे में कुछ नहीं जानता। ये एक बात है। इसके साथ मैं और भी एक बात और भी जोड़ता हूँ कि वो जो यहाँ का मूल निवासी था उसके पास जनेऊ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, ये बड़ी नई बात है। ये मेरा अपना मानना है, मैं सही गलत की बात नहीं। क्यों? और सौर पर्व में जो भी उत्सव मनाया जाता है उसमें ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती है। अभी कुछ दिनों के बाद गौरा का महोत्सव आएगा। गौरा के महोत्सव में
उतने धूमधाम से गौरव महोत्सव मनाया जाता है। जबरदस्ती बामन लगा करके कहता है कि मैं पूजा दक्षिणा देता है। अदरवाइज उसकी कोई जैसे कर्क आवश्यकता ही संक्रांति नहीं है, है। मकर संक्रांति है, इनमें कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं। मकर संक्रांति संक्रांतियों में ब्राह्मण जी, ये जो पंडित लोग हैं, इनकी क्या उपयोगिता है? कहीं पर कुछ करते हैं? घुसपैठ है। पूर्णमासी में जो कहेंगे कि आज भाई तेरे आज पूर्णमासी का पर्व है और तू सत्यनारायण की कथा कर ले और ये कर ले, वो कर ले, तो ये क्या चीज है? जब मैदानी क्षेत्र से ये सो कॉल्ड आर्य जो कि चंद्रमा के पूजक थे, ये आए यहाँ आकर के अब उनको रोजगार की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा कि जजमान बनाओ यहाँ के लोगों को, इनके गले में 3 पल्ले की जनेऊ डालो। ये 6 तो अपने लिए रखी है, 6 पल्ले की जनेऊ तो अपने लिए रखी है। जजमान को 3 पल्ले की जनेऊ, जब जनेऊ पहनाएगा तभी तो उससे गायत्री मंत्र का पाठ करवाएगा और तब जाकर के दक्षिणा भी मिलेगी, तेरी गुजर तब होगी। तो इसमें आर्य लोग जो ब्राह्मण आए उनका बड़ा महत्वपूर्ण, तो ये सब उन्हीं का, पर्वों को जो आगे बड़ा रूप देने का उन्हीं का प्रमोद तो है ये सब। और उन्हीं के कर्मों के फल आजकल युवक भोग रहे हैं। अच्छा रुचि, तो ये बात काफी हो गई। मैं ऐसा मन कर रहा है कि सभी लोग कि बैठे रहे, बात होती रहे। अब समय की सीमा भी मजबूर कर रही है कि थोड़ा से 1 मिनट। और इसके बाद जो है एक जो बात सबसे, यहाँ हम सब लोग पिथौरा दसूर के रहने वाले हैं और कुमाऊँ के रहने वाले हैं। एक जो सबसे बड़ा संकट, जैसे मैंने देखा कि आपने जो किताब लिखी, आपने उसमें एक बड़ी चीज़ विजुअलाइज की है। आपने लिखा है कि जिस तरह से सोल का विकास हो रहा, आपने लिखा कि अब यहाँ पर जो है सोल की वो सुंदरता नहीं दिखाई दे रही। एक शब्द आपने लिखा है कि सोल अब ग्राम विहीन होने लगा है। बड़ा चुभने वाला शब्द है कि सोल ग्राम विहीन होने लगा है। फिर आप लिखते हैं कि सोल के वो सांस्कृतिक जो पर्व थे वो अब उसका मूल स्वरूप देखने को नहीं मिलता, ये आपने उसमें लिखा है। और तीसरा आपने लिखा कि लोग सोल की संस्कृति का सम्मिश्रण होता दिखाई पड़ रहा है। तो आपने इस उम्र में उसको विजुअलाइज कर लिया है। पता नहीं आने वाले 50 साल बाद 10, जिसको आज आपने विजुअलाइज किया, ये वास्तव में चीज़ें आप सार्थक होती हुई देख रहे हैं। तो इस चिंता को दूर करने के लिए, यहाँ के कल्चर को रिटेन करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो संस्कृति का और वहाँ की स्थानीय बोली भाषाओं का बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर हम जतु लोग छा कुमाऊनी, तो सब मैंने प्रयास है कि हम अपन को दूध बोल के संरक्षित करूँ, चाहे वो सूर्या बृहस्पतिया छू, अस्कोटी छू, जाग छू, हम अपन बोली भाषा के संरक्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। और जब वो मके याद हो, जब अपू नानतीना हुआ, तो तब वो टाइम पर शायद कोई परिवार, शायद कोई व्यक्ति यह सुन लो जो हिंदी बना छी, सब कुमाऊनी में दूध बोले बना छी। और यूँ कालांतर में एक चक्र चल छे कि अब हिंदी बनाने वाले तो छन, अब अंग्रेजी प्रतिशत बढ़ गो, या ठीक छो बहरे भाषा सीखण छे, पर लेकिन जो अपन मूल छी, जैसे हमारी संस्कृति जुड़ी थी, जैसे हमारे लोग जुड़ी थी, जैसे हमारे संस्कार जुड़ी थी, अपन दूध बोली के हम बिल्कुल विलुप्ति से गया। और अब कुछ समय बटी हम यो साइड में लोग काम कर रहे हैं। तो जो अगर ये भाषा और दूध बोली इसी के विलुप्त होने लगी, तो आपको के मतलब के संदेश दिन चाचा कि के प्रयास करी जा सके कि हमारे दूध बोली के संरक्षित है सको, कैसे हमारे जो नान तीन क्षण हमारे युवा पीढ़ी छू उसके कैसे और मोड़ी जा सके। हमारे घरों में आज भी हिंदी बोलना है और पहाड़ी अपन मातृभाषा बोली बोलना। हम अगर एक तरफ ध्यान डालेंगे, एक संरक्षण हो, तो हमने अपनी बोली में बोलन थे। मैं दृष्टांत केवल नाती IIT कर देगा, अब सर्विस में नहीं गए। और आज ने बात हुई जगह जब गए सोचे, तो ये जब मैं जगह हो या हुई आमा जगह, तो हम पहाड़ी में बात करते और ठेठ पहाड़ी में बात करो, बिल्कुल है। और अगर हम घर में बोलूँ तो वो अब क्या जो हॉस्टल में जब IIT में पढ़ने थे तो इतने फोन वगैरह आ रहे इधर उधर, तो
तब पुणे होगी दगड़ लाएंगे मजाक करना नहीं क्या क्या कह रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर पुणे लेकिन अपन हमें नगर पहाड़ी में बात करना आज यही भावना होती है, स्वाभिमान जुड़न चाहिए ना। तो अब कहीं ना भाई मैं देखो हर आदमी अगर ये सोचो कि भाई कम से कम मैं तो बोलूँ अपन बड़ी शुरू कर अपन बड़ी शुरू कर मियाँ बीवी जुए अगर अपन बात बोलने में बात करना स्वाभाविक होगी नंदिले बोलो शुरू भले ही ना करो धीरे धीरे करो। अगर तुम अपन बच्चा देवे बात अपन अब तो स्थिति और खराब है। नंदिल अगर पहाड़ में बनाना कोशिश करे तो मैं बाप अभी मना कर दूंगा। अभी आएगा तो ये अब बहुत खराब स्थिति बता दिया अपन तरफ ऐसे क्या बोल रहा है तू हिंदी में बोल। हिंदी में अलग नाट लगा है बाबा ने अलग लगा दिए हो गया। अब अजानु रील बनोने गोवा बूढ़ी बूढ़ी महिला है ना उनसे देख तू कत सुंदर रील बनोने ठीक गोवा महिला है वो रील हिंदी में बनोने ना उन्हें मतलब बड़ा आश्चर्य हो कि हम कहाँ जाने हैं। खैर आपको ये बहुत सुंदर बातचीत है और बातचीत करना माने अच्छी दर्शकन था कुछ